धियो नः प्रचोदयात्. Now rub your palms, touch your eyes, then open your eyes. चलो अब अपनी अपनी ज़रा तैयारी बता दो. बस इनका दिव्या और प्रियंका अपनी तैयारी बनाए रखना और बाकी आप बोलो दिव्या और राज. मैम मेरे क्वेश्चन है वो जो प्रस्थान त्राई जो है. क्या फिर से बोलेंगे? मैम प्रस्थान त्राई उपनिषद में द वेद अद्वैत एंड विशिष्ट वेद जो था ना, मैं वो थोड़ा समझा देते तो बेटर रहता. मैं पढ़ा तो हूँ बट समझ में नहीं आता कि वो लिखा क्या है उसमें. आत्मा ब्रह्मा ये सब लिखा रहता है, समझ में नहीं आता मेरे को उसमें. चलो अच्छा, सब लोग अपना अपना जो कैमरा ऑन कर सकते हो तो कैमरा ऑन कर लो ताकि हमें ये पता चले सब बैठे हो, नहीं पता चले आराम से तकिए पे रखे से लेट गए हो सब जन. ठीक, और हम बैठे ठीक है. देखो प्रस्थान त्रयी को सिंपल से अपना पेन पेपर उठाओ. उसका जो कॉन्सेप्ट प्रस्थान मीन्स होता है जाना. ठीक है, प्रस्थान मीन्स जाना. त्रयी मीन्स क्या होता है? त्रयी का अर्थ होता है तीन. ठीक है, और ये तीन से जाना मतलब तीन ऐसे ग्रंथ हैं जिनके ज्ञान और अनुभव से गुजर कर जाना, उसका नाम है प्रस्थान त्रयी. ठीक, क्या है प्रस्थान त्रयी? प्रस्थान मीन्स जाना, त्रयी मीन्स तीन, और तीन क्या है? किस तीन से जाना मीन्स योग की भाषा में तीन ग्रंथों से गुजर कर जाना. और कैसे गुजर कर जाना? उनका ज्ञान भी प्राप्त करना है और उनका अनुभव भी प्राप्त करना है. ठीक, देखो दो चीज़ें होती हैं. एक क्या होता है कि हमने केवल ज्ञान प्राप्त कर लिया, होता है ना मोस्टली कि हमने ज्ञान प्राप्त कर लिया और अनुभव प्राप्त नहीं किया. दूसरा कई बार होता है अनुभव प्राप्त कर लिया और ज्ञान प्राप्त नहीं किया. किसको इसके बीच में अंतर समझ में आ रहा है कि ज्ञान प्राप्त किया है तो अनुभव प्राप्त नहीं किया है और अनुभव प्राप्त किया है तो ज्ञान प्राप्त नहीं किया है. इन दोनों के बीच में अगर एक चीज़ ना हो तो क्या उसका अर्थ समझ में आ रहा है? सब अपनी अपनी भाषा में बताओ तो हम प्रस्थान त्रयी का मीन समझ जाएंगे. सबको समझ आ गया? बोलो दिव्या. मैम ज्ञान जैसे किसी पुस्तक में लिखी हुई हम कोई सूचनाएं पढ़ लेते हैं तो वो ज्ञान है, लेकिन जब उसको हम व्यवहारिक रूप से अपने जीवन में उसका प्रयोग करते हैं, उसके अनुभव क्या है तो वो अनुभव होता है. मैम सिर्फ सूचनाओं को पढ़ना वो ज्ञान है, उस ज्ञान को अपने जीवन में व्यवहारिक रूप से इम्प्लीमेंट करना वो अनुभव. अगर इसके एक ही हो, केवल ज्ञान है अनुभव नहीं, अनुभव है तो ज्ञान नहीं, तो इसका क्या रिजल्ट आएगा? सब लोग अपनी अपनी सद्बुद्धि से बताओ. प्रस्थान त्रयी का केवल यही मतलब है जिसको हम समझाएंगे. बोलेंगे राज, प्रियंका, रिंदी. मैम फिर वो अगर एक चीज है तो फिर आधा अधूरा रहेगा, क्योंकि ज्ञान और अनुभव दोनों का एक साथ होना जरूरी है. ज्ञान ऐसा है कि जैसे हमें ये बता दिया कि सूक्ष्म व्यायाम करना है या फिर आसन करना है. फॉर एग्जाम्पल कि वृक्षासन करो. वृक्षासन के लिए इंसान कोशिश कर रहा है और हमें मालूम है कि बस हमें ये पैर उठाना है, ये हाथ उठाना है, ये करना है. लेकिन अगर अनुभव करने वाला इंसान होगा, उसने खुद पर प्रैक्टिकल किया होगा, तो अनुभव से वो ये बताएगा कि जब आप पैर को उठा के रख रहे हैं और आपका बैलेंस बिगड़ रहा है तो आप अपने दोनों हाथों को साइमल्टेनियसली शोल्डर लेवल पे अगर फैलाएंगे तो आपका बैलेंस बन जाएगा. ये अनुभव है. तो ज्ञान आ जाता है गुरु के द्वारा, लेकिन उसमें जान आती है जब आप खुद उसको प्रैक्टिस करते हैं और उसमें अलग अलग जैसे योग में हैं हम तो योग में सबकी फीलिंग और सबका तरीका अलग होगा. कोई ध्यान भी करता है तो सबको अलग अलग चीजें ही मिलती है करने के लिए, फील करने के लिए. ठीक है, तो ज्ञान और अनुभव का मीन्स समझ में है कि प्रस्थान त्रयी का मीन्स क्या है? प्रस्थान त्रयी में तीन ऐसे ग्रंथ हैं जिन पर पूरा योग आधारित है. ठीक है, तो तीन ऐसे ग्रंथ जिन पर पूरा हमारा योग आधारित है, तो वो उन ग्रंथों का हमें ज्ञान भी प्राप्त हो और ज्ञान के साथ साथ अनुभव भी प्राप्त हो. मान लो हम लोगों ने कहा कि गायत्री मन से अज्ञानता दूर होती है, तो ये तो समझ में आ गया, बिल्कुल सिंपल, 2 बार में समझ में. गायत्री मन से अज्ञानता दूर होती है, लेकिन ये दूर होती है इसको पता कैसे चलेगा? इसी का नाम अनुभव है.
ठीक है। तो ये क्या हो गया, प्रस्थानत्रयी मीन्स 3 ऐसे ग्रंथ जिनका ज्ञान भी प्राप्त करना है और अनुभव भी प्राप्त करना है। जब ज्ञान और अनुभव दोनों प्राप्त हो जाएंगे, ऐसे संत महापुरुष ज्ञानियों को ही क्या बोलते हैं, प्रस्थानत्रयी बोलते हैं। ठीक, कि इन्होंने प्रस्थानत्रयी का अनुभव किया। तो ये प्रस्थानत्रयी जो हमारे 3 ग्रंथ हैं, कौन कौन से 3 ग्रंथ हैं? श्रीमद् भागवत गीता, सबसे पहले क्या आएगा, सबसे पहले उपनिषद, भागवत गीता, फिर ब्रह्मसूत्र, फिर ब्रह्मसूत्र। ठीक, तो उपनिषद में हमारे मुख्य उपनिषद कितने हैं, ये क्वेश्चन है। अब हम जो पढ़ाएंगे उसको ध्यान से चाहे वही नोट कर लेना या रिकॉर्डिंग में सुनना। उपनिषद कितने हैं टोटल? मैम ये क्या क्या बोला, उपनिषद, श्रीमद् भगवत गीता और ब्रह्मसूत्र। ब्रह्मसूत्र 3 बुक्स हैं, ठीक है। उपनिषद हमारे कितने हैं टोटल? टोटल है 108, ठीक है। लेकिन जो हमारे राजयोग के उपनिषद हैं, जिसके बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं, वो कितने हैं? 10 उपनिषद हैं। मुख्य उपनिषद, राजयोगिक मुख्य उपनिषद 10 है, 10। उपनिषद को कौन से ग्रंथ बोला जाता है, श्रुति ग्रंथ या स्मृति ग्रंथ? श्रुति ग्रंथ। श्रुति ग्रंथ क्यों बोला जाता है? क्योंकि उपनिषद का ज्ञान क्या है, आत्मसात किया जाता है। ठीक, गुरु और शिष्य की परंपरा में जो श्रुति हैं बताया जा रहा है, वहाँ को लिखित नहीं हो रहा, वो सुना रहे हैं, हम सुन रहे हैं और उसको आत्मसात करने का प्रयास करके वो अनुभव का विषय बन जाता है। ठीक है, तो वेदों का सार क्या है? वेदों का सार है उपनिषद। ठीक, उपनिषद कैसे ग्रंथ हैं? उपनिषद मुख्यतः कितने हैं? 10 हैं, 10 हैं। और उपनिषद कैसे ग्रंथ हैं? हमारे श्रुति ग्रंथ हैं। ठीक है, उपनिषद कैसे ग्रंथ है? श्रुति ग्रंथ है। तो ये जो हमारे श्रुति ग्रंथ हैं, इनमें गुरु शिष्य परंपरा पर ये ग्रंथ आधारित हैं। फिर आते हैं श्रीमद् भगवत गीता। श्रीमद् भगवत गीता में राज अपने लिए क्वेश्चन लिख लोगे कि 10 उपनिषद के नाम कौन कौन से हैं। ठीक है, वो आपके में, क्योंकि यहाँ इन लोगों के लिए तो बस यही तक पर्याप्त है। ठीक है, कौन कौन से उपनिषद है दिव्या, बोलो 10। ईश, केन, कट, प्रश्न, मुंडक, मांडुक, ऐत्रेय, तैत्रेय, वैदारण्यक, छांदोग्य। ठीक, छांदोग्य और वैदारण्यक जी, छांदोग्य पहले आएगा, फिर वैदारण्यक बाद में आएगा। ठीक, ये राज ध्यान में रखना, ये क्वेश्चन आता है, पूछा जाता है। ठीक है मैम, एक बार नाम आ जाएगा ग्रुप में क्या? ये ग्रुप में, हाँ दिव्या एक बार अपना लिख के ऐसे भेज दो, इंग्लिश हिंदी किसी में भी लिख दो। फिर नेक्स्ट आते हैं, हम लोग देख रहे हैं श्रीमद् भगवत गीता कैसा ग्रंथ है? स्मृति ग्रंथ है। ठीक है, श्रीमद् भगवत गीता कैसा ग्रंथ है? स्मृति ग्रंथ है। ये कैसा है? अर्जुन की काउंसलिंग की जा रही है। भगवान कृष्ण क्या कर रहे हैं? अर्जुन की काउंसलिंग कर रहे हैं, मतलब अर्जुन पूरी तरह से डिप्रेशन में है और उनको सही मार्ग दिखाया जा रहा है। तो ये कैसा ग्रंथ है? जैसे हम सभी लोग हैं, जो उपनिषद में लोग बैठे हैं, शिष्य बैठे हैं, वो पूरा मन बना के पहले से बैठे हैं आत्मज्ञान प्राप्त करने के लिए, इसलिए वो श्रुति ग्रंथ गुरु शिष्य परंपरा में। जो श्रीमद् भगवत गीता ग्रंथ है, ये कैसा स्मृति ग्रंथ है। यहाँ पर अर्जुन पूरी तरीके से मानसिक रूप से अस्वस्थ हैं, बीमार हैं, मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर है यहाँ पर। तो ये कैसा है? जैसे हम सब लोग सामान्य जीवन में एकदम से बीमार हो जाएं या एकदम से अस्वस्थ हो जाएं मानसिक रूप से, तो हमें किसी ऐसे गुरु की या ऐसे एक प्रखर आत्मा की ज़रूरत होती है जो हमारे डिप्रेशन से हमें बाहर ले आए, चाहे वो डॉक्टर हो, चाहे काउंसलर हो, कोई भी हो, गुरु। तो ये क्या है? ये स्मृति ग्रंथ है, स्मृतियों में रखने वाला ग्रंथ है। तो श्रीमद् भगवत गीता के विषय में अब बात कर ले। श्रीमद् भगवत गीता में अभी कितने यहाँ पे क्वेश्चन बन रहे हैं लेवल 3 तक। श्रीमद् भगवत गीता में कितने चैप्टर्स हैं? 18। श्लोक कितने हैं? 700। किस पर्व से लिया गया है? भीष्म पर्व से। किसने लिखा है श्रीमद् भगवत गीता? वेद व्यास जी। वेरी गुड। ठीक, ये कॉमन क्वेश्चन है। कौन कौन से 3 योग का समन्वय है यहाँ पर? कर्म, ज्ञान और भक्ति योग। वेरी गुड। ठीक है, ये 3 का यहाँ समन्वय है। तो ये क्या है? ये, और इसी में एक क्वेश्चन और आता है, स्थित प्रज्ञ क्या है? स्थित प्रज्ञ कहाँ से शुरू होता है? किस चैप्टर में स्थित प्रज्ञ है?
मैम क्या बोले? स्थित प्रज्ञ एक क्वेश्चन आता है श्रीमद् भगवद गीता का के कौन से चैप्टर में स्थित प्रज्ञ की परिभाषाएं दी गई हैं? दूसरे अध्याय में। वेरी गुड, दूसरे अध्याय में। कहाँ से दी गई है? 56 से। 56 से क्वेश्चन शुरू हो रहा है। स्थित प्रज्ञ का किम भाषा का भाषा आसित मीन्स स्थित प्रज्ञ की भाषा कैसी है? तो स्थित प्रज्ञ 56 के बाद से लेकर 72 तक के जितने भी श्लोक हैं वो सब स्थित प्रज्ञ पर आधारित हैं। स्थित प्रज्ञ का मीन्स होता है स्थित माने ठहर जाना, प्रज्ञ माने प्रज्ञा का। तो प्रज्ञा क्या है? विवेक है। तो प्रज्ञा का ठहर जाना किसके साथ होगा? जैसे भगवान कृष्ण है, ठीक है। तो जो अपने आप में स्थित हो चुके हैं उनका नाम है स्थित प्रज्ञ। तो यहाँ पर जो 56 के बाद से जो श्लोक हैं सेकेंड चैप्टर में सांख्य योग में 72 नंबर तक वो सभी स्थित प्रज्ञ पर आधारित हैं। स्थित प्रज्ञ का दूसरा अर्थ होता है आत्मज्ञानी या ब्रह्मज्ञानी जो संत हैं। तो आत्मज्ञानी ब्रह्मज्ञानी जो संत हैं या मोक्ष को प्राप्त किए हुए योगी हैं उनके लक्षण बताए गए हैं 56 से लेकर के 72 के अंदर। लक्ष्य तो लक्ष्य भी हो गया। लक्ष्य में ये है कि लक्ष्य क्या है मनुष्य जीवन का? आत्मज्ञान प्राप्त करना, तो वो लक्ष्य में आ गया और बाकी लक्षण हो गया। चलिए अब आते हैं नेक्स्ट, देखते हैं इसी में ब्रह्म सूत्र 3rd नंबर पे है। ब्रह्म सूत्र को न्याय ग्रंथ कहा जाता है। ब्रह्म सूत्र को कैसा ग्रंथ माना जाता है? न्याय ग्रंथ माना जाता है। ये तीनों क्वेश्चन आते हैं, उपनिषद श्रुति ग्रंथ, श्रीमद् भगवद गीता स्मृति ग्रंथ और ब्रह्म सूत्र कैसा है? न्याय ग्रंथ है, न्याय पर आधारित है। ब्रह्म सूत्र में कितने टोटल नंबर ऑफ सूत्र हैं? 555 ब्रह्म सूत्र की भी रचना वेद व्यास जी महर्षि बादरायण जी के द्वारा मानी जाती है। ये क्वेश्चन सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। महर्षि बादरायण मैम महर्षि बादरायण की वेद व्यास भी कहते हैं क्या? उन्हीं को वेद व्यास भी कहा जाता है, ठीक है। इसलिए दोनों नाम लिख लेना, दोनों में से कोई भी आ जाए दोनों में टिक कर सकते हो। महर्षि बादरायण को ही वेद व्यास भी कहा जाता है, ठीक। लेकिन यहाँ जब ग्रंथ पढ़ेंगे तो उसमें बादरायण लिखा होता है, ठीक। तो इसलिए कंफ्यूज नहीं होंगे दोनों में। चलिए अब आते हैं कि जो हमारा ब्रह्म सूत्र ग्रंथ है इसमें 555 हमारे सूत्र हैं। अब इसको कैसे कोरिलेट करते वो समझ लें तो सबको समझ में आ जाए। बिल्कुल बी केयरफुल होकर बैठेंगे सब। मान लो हमने एक एग्जाम्पल लिया रेणु दीदी का, ठीक। अब सब लोग क्योंकि एग्जाम्पल से ये समझ में आएगा, नहीं तो समझ नहीं आता ये ग्रंथ कि ये क्या है प्रस्थानत्रयी। रेणु दीदी ने क्या किया कि श्रीमद् 10 उपनिषद को सही ढंग से पढ़ने के बाद उसका अनुभव भी प्राप्त किया और दूसरों को सिखाया भी, ठीक। सिखाता तभी है कोई व्यक्ति जब अनुभव होता है। ज्ञान के आधार पर सिखाया नहीं जा सकता। ज्ञान के आधार पर हम आपको यहाँ 2 मिनट नहीं बिठा सकते हैं, अनुभव के आधार पर बिठा सकते हैं, ठीक है। क्योंकि ज्ञान बोरिंग होता है, अनुभव क्या करता है हमें जोड़ देता है एक दूसरे से, ठीक। तो क्या हुआ कि रेणु दीदी ने उपनिषद 10 पढ़े, 10 का ज्ञान और अनुभव दोनों प्राप्त किया। फिर श्रीमद् भगवद गीता को पूरी तरीके से पढ़ा, समझा, अनुभव में लाए। तो 2 ग्रंथ रेणु दीदी को ज्ञान भी प्राप्त है उनका और अनुभव भी प्राप्त है। अब क्या हो रहा है, जो ब्रह्म सूत्र में 555 सूत्र दिए हैं ये क्वेश्चन आंसर के फॉर्म में है। कैसे? सूत्र का हमेशा ध्यान रखना, सूत्र का अर्थ होता है क्वेश्चन आंसर, ठीक। सूत्र कहीं भी लिखा हो, जब हम लोग सूत्र पढ़ते हैं साइंस में, मैथ्स में, वो सूत्र कैसे होते हैं? क्वेश्चन और आंसर दोनों छुपा होता है सूत्र में, कि ये फार्मूला लगाएंगे तो ही आंसर आएगा। तो सूत्र क्या है, छोटे होते हैं लेकिन उस पर पूरा बेस होता है कि उसके फार्मूले को ठीक ठीक सेट किया तो हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो सूत्र में क्वेश्चन आंसर दोनों होते हैं। तो ब्रह्म सूत्र में 555 जो हमारे क्वेश्चन आंसर हैं वो किस पर आधारित हैं कि जब रेणु दीदी ने
पूरा उपनिषद और श्रीमद् भगवद गीता का ज्ञान प्राप्त कर लिया है, अनुभव प्राप्त कर लिया है, तो अब हम सब लोग कैसे मानेंगे कि रेणु दीदी ने ये प्राप्त किया? क्योंकि हमारे योग में तो शास्त्रार्थ की परंपरा रही है। शास्त्रार्थ में समझते हो ना कि इनको ज्ञान और अनुभव कितना है ये चेक करने के लिए विद्वानों का एक समूह बैठता था। तो उसमें रेणु दीदी का एग्ज़ाम हो रहा है, मान लो हम लोग बैठे हैं यहाँ पे, ठीक। अब रेणु दीदी से हम लोग क्वेश्चन पूछ रहे हैं, हम लोग ने कोई भी क्वेश्चन पूछा, हम लोग उनका स्थित प्रज्ञ कहाँ है या स्थित प्रज्ञ का अर्थ क्या है, तो रेणु दीदी ने हमें क्या बताया कि स्थित प्रज्ञ का श्लोक नंबर ये है और यहाँ से यहाँ तक 56 के बाद से 72 तक स्थित प्रज्ञ पर आधारित श्लोक है, इसका अर्थ ये है। और अर्थ के बाद बताया कि भगवान कृष्ण, महर्षि अरविंद, महर्षि विवेकानंद जी, स्वामी विवेकानंद जी, ये सब लोग स्थित प्रज्ञ महापुरुष हैं। अब इसमें बताओ, इसमें ज्ञान और अनुभव कहाँ पर आया? इस लाइनों में ज्ञान कहाँ है इसमें और अनुभव कहाँ है? अगर ध्यान से सुना होगा तो आप समझ के बता दोगे। इतना सरल जल्दी से तो इसको डिफाइन भी नहीं किया जाता है, ठीक। इसमें ज्ञान कहाँ है और अनुभव कहाँ है? जब हमने कहा स्थित प्रज्ञ के श्लोक कहाँ से कहाँ तक हैं, ये ज्ञान का पार्ट है, ठीक। जब हमने कहा कि कौन कौन से लोगों को स्थित प्रज्ञ की संज्ञा दी गई है, महर्षि अरविंद, स्वामी विवेकानंद जी, आचार्य श्री राम शर्मा जी, तो ये क्या है? ये सब ज्ञान का पार्ट है, तभी तो नाम याद है हमको, ठीक है। जब हम किसी चीज़ को रिटर्न में ले लें वो ज्ञान का हिस्सा है, ठीक। और जब अनुभव में उसकी बात को व्यक्त कर ले वो अनुभव हो गया हमारा। तो फिर हमने जब, अब तो ज्ञान भी हो गया, यहाँ अनुभव भी हो गया। यदि दोनों आंसर रेणु दीदी ने, हम लोग जो भी क्वेश्चन पूछ रहे हैं रेणु दीदी ने सबके आंसर हम लोग को दे पा रही हैं, इसी से कौन सा ग्रंथ रचित है? ब्रह्मसूत्र। ब्रह्मसूत्र में ऊपर के 2 ग्रंथों का ज्ञान और अनुभव प्राप्त है, इसकी पूरी जानकारी ब्रह्मसूत्र में दी गई है। और ब्रह्मसूत्र के जो 555 क्वेश्चन आंसर हैं वो यदि सही रेणु दीदी ने जवाब दे दिए तो हम लोग क्या मानेंगे कि रेणु दीदी को प्रस्थानत्रयी का ज्ञान और अनुभव प्राप्त है। अब रेणु दीदी अपने मन से चाहें तो योग की परंपरा में कोई अपना एक नया मत दे सकती हैं। जैसे होता है ना, सब लोग अपने अपने कुछ ना कुछ एक नया दे देते हैं। कोई विद्या शंकराचार्य जी ने अपनी दे दी, दयानंद सरस्वती जी ने अपनी दे दी, महर्षि अरविंद ने पूर्ण योग दे दिया। तो पूर्ण योग ऐसे थोड़ी कि हम लोग खा पी कर चले पूर्ण योग की संज्ञा दे दी हम लोगों ने, ठीक है। ऐसे कोई कॉन्सेप्ट थोड़ी ना कहीं बनाए। मान लो महर्षि दयानंद जी का आता है, कौन सा योग है महर्षि दयानंद जी का? उपासना योग है। तो उपासना योग क्या हम लोग चाहें तो उपासना योग दे देंगे, सब लोग मान लेंगे उपासना योग? नहीं, वो सब इसी तरह से ज्ञान और अनुभव पर आधारित होने के बाद ही, जब ऐसी चीज़ों से गुजर जाते हैं, क्वेश्चन आंसर के सेशन ब्रह्मसूत्र जो बुक है उससे या उस महान ग्रंथ से गुजर जाते हैं, तब ऐसे जो आत्माएं हैं, महापुरुष हैं, वो लोग अपना कोई भी योग के लाइन में या विश्व मानवता में कोई भी अपनी विधा को जन्म दे सकते हैं। अब कितने लोगों को समझ आया तो वो हैंड रेज करो, नहीं आया तो बस उससे आगे समझाएंगे भी नहीं, यहीं तक समझाएंगे, ठीक। क्योंकि थोड़ा बड़ा ज्ञान है तो उसको बहुत ज़्यादा डीप में नहीं जाएंगे, नहीं तो क्लास चली जाएगी पूरी, इसी में ओवर हो जाएगी, ठीक है। बस इतना समझ लेना कि 3 हमारे ग्रंथ हैं, श्रुति ग्रंथ, स्मृति ग्रंथ और न्याय ग्रंथ हो गए। ऊपर के 2 ग्रंथों का जब ज्ञान और अनुभव दोनों हमें प्राप्त होगा तो नीचे के जो ब्रह्म सूत्र में 555 सूत्र हैं उसमें क्वेश्चन आंसर पूछे जाते हैं उपनिषद और श्रीमद् भगवद गीता के विषय में। यदि सामने वाले ने सबको सही ज्ञान और अनुभव के आधार पर उत्तर दिया है तो मान लिया जाएगा कि इस व्यक्ति को प्रस्थानत्रयी का ज्ञान प्राप्त हो चुका है। और ऐसे महान आत्माएं योग और विश्व मानवता में कोई अपनी विधा को जन्म दे सकते हैं, ठीक। अब किसी को जिसको समझ में आया है बस वो हैंड रेज करना ईमानदारी से, नहीं आया तो कम से कम इतना ही कह दो नहीं आया। आगे नहीं आया, ठीक है। अब सब लोग एक साथ बोल चुके हो तो अब हमें कुछ नहीं आया समझ में, एक एक करके बोलो। प्रस्थानत्रय में आपको बोला, प्रस्थानत्रय का मतलब है कि जो
तीन ग्रंथों से ज्ञान और अनुभव प्राप्त कर चुका हो, और वो तीन ग्रंथ हैं उपनिषद, श्रीमद् भगवत गीता और ब्रह्म सूत्र। और उपनिषद को श्रुति ग्रंथ कहते हैं, श्रीमद् भगवत गीता को स्मृति ग्रंथ कहते हैं। और जब ये दोनों का, उपनिषद और श्रीमद् भगवत गीता को सूत्र में उतारेंगे तो उसको ब्रह्म सूत्र कहते हैं। यही है ना? सही आगे समझ में? इतना आ गया है कि कम से कम पास हो जाओगे। अच्छा, अभी बचा है। नहीं, फिर भी काफी मैम, ब्रह्म सूत्र में ये ऊपर दोनों का क्वेश्चन आंसर होगा ना? और भाष्य इसी को बोले मैम? हाँ, भाष्य ब्रह्म सूत्र का ही भाष्य किया गया है। भाष्य का मीन्स होता है जैसे श्रीमद् भगवत गीता है, ठीक, उससे एग्जाम्पल ले लो सब लोग। श्रीमद् भगवत गीता को जो एक है ओरिजिनल श्रीमद् भगवत गीता, गीता प्रेस से आती है, ठीक है। फिर आचार्य श्री राम शर्मा जी ने इसी श्रीमद् भगवत गीता को अपने शब्दों में ट्रांसलेट कर दिया। श्लोक सेम रहेंगे, अर्थ अपने शब्दों में दे दिया। इस्कॉन टेम्पल वाले जो प्रभुपाद जी महाराज जी हैं, उन्होंने अपने शब्दों में। श्लोक कभी भी भाष्य किया जाता है तो उसका जो मूल उद्देश्य होता है, चाहे वो सूत्र हो, श्लोक हो, वो सब सेम रहेंगे। केवल उसका जो अर्थ है उसमें अपना अनुभव अपना अपना सब लोग शेयर कर देते हैं, तो वो बोले जाते हैं भाष्य, कमेंट्री। ठीक है, बोलेंगे रेणु जी, कुछ कह रहे? श्रीमद् भागवत गीता और उपनिषद का मतलब ज्ञान और अनुभव हो गया, तो ब्रह्मसूत्र एक तरह से हमारा एग्जाम है, बस परीक्षा देना है। वही। आप बोलेंगे राज? यस मैम, आपने जो बताया वो तो समझ में आ गया मेरे को कि क्या प्रस्थान त्रय का मतलब क्या है। बट इसमें जो द्वैत, अद्वैत एंड विशिष्ट अद्वैत जो है, इसमें एक्चुअली जो आत्मन ब्राह्मण के बारे में बताया गया है, सबका तो फिलोसॉफी अलग है। इसमें मैंने जो पढ़ा है अभी तक, तो ये फिलोसॉफी मेरे को समझ में नहीं आ रहा। मतलब एक जन बोल रहे कि ब्रह्मा पहले ये है। सबसे पहले आते हैं द्वैत। द्वैत का मीन्स होता है दो लोग। द्वैत मीन्स दो। ये द्वैत क्या है? दो मीन्स हुआ कि हम, जीव और आत्मा, ये दो। ठीक, जीव और आत्मा दो हो गए, जैसे हमारा शरीर और हमारी आत्मा दो हो गए, द्वैत हो गए। अद्वैत मीन्स क्या हुआ? एक। मतलब हमारी जो आत्मा है वही परमात्मा का अंश है। ठीक है, तो जो आदि शंकराचार्य जी हैं, उन्होंने सीधी सी बात बोली है, अहम ब्रह्मास्मि, हम ही ब्रह्म हैं। ठीक है, तो हम ही ब्रह्म हैं का मतलब हो गया कि हम जो हैं वही पूरी सृष्टि के कण कण में जो कोई भी है वो हम ही हैं। तो जब हम ही ब्रह्म हैं तो मान लो कि मेरा हाथ, मेरा जो शरीर है ये पूरी सृष्टि है, तो हम किसी को चोट पहुंचाएंगे? नहीं पहुंचाएंगे। ठीक, तो अद्वैत का मीन्स यही होता है कि हम ही क्या हैं? ब्रह्म हैं, और ब्रह्म ही हम हैं। तो पूरी सृष्टि में हम अपने आप को देखते हैं, तो हम किसी को भी चोट नहीं पहुंचाएंगे, किसी को ऊंचा नहीं, किसी को नीचा नहीं, सब सिमिलर होता है यहाँ जाकर। ठीक, तो अद्वैत की जो संज्ञा है ये सर्वोत्तम सर्वश्रेष्ठ मानी जाती है। ठीक, फिर विशिष्ट में क्या है? एक है विशिष्ट द्वैत। कौन कौन से? द्वैत, अद्वैत, द्वैत अद्वैत और विशिष्ट द्वैत। ठीक, द्वैत अद्वैत मीन्स क्या होता है कि पहले हम जब साधना करनी स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले हम क्या समझते हैं कि परमात्मा और हमारी आत्मा अलग अलग है। जब हम बहुत गहराई में चले जाते हैं तो हमें क्या समझ में आता है कि परमात्मा का ही हम एक अंश हैं। ठीक, जैसे हमारे बच्चों में जो हम लोग अपने माता पिता के बच्चे हैं, तो हम लोगों का डीएनए मैच करता है, तो रियल डीएनए हमारा क्या? परमात्मा के अंश है, ये वास्तविक डीएनए है। इसीलिए मनुष्य जन्म का जो लक्ष्य है वो क्या माना जाता है? ईश्वर की प्राप्ति, क्योंकि डीएनए में हम वही लेकर आए हैं। पूरी दुनिया में व्यक्ति को चाहे 1 जन्म ले ले, 1000 जन्म ले ले, सेटिस्फैक्शन उस क्षण आता है जिस क्षण वो ये समझ लेता है कि ईश्वर ही सब कुछ है। ठीक, अब वो पूरे टाइम आ जाए या फिर कभी कभी आ जाए, तो इसका मतलब है कि हमारे डीएनए में क्या है? परमात्मा का अंश छुपा है।
ठीक है। एक वो सुनते ना, मानो तुझे याद नहीं तू ब्रह्मा का ही अंश है, कुलगोत्र तेरा ब्रह्मा सद ब्रह्मा तेरा वंश है। ठीक, ये उपनिषद का वाक्य है। ठीक है, क्लियर। चलिए अब थोड़ा समय, फिर जब विशिष्ट अद्वैत की बात करते हैं वहाँ क्या कहा जा रहा है कि हमारा जो अहंकार है वो दो तरह का है, और जिस दिन हमारे अहंकार का विसर्जन होता है उसी दिन हम परमात्मा के अंश हो जाते हैं। क्योंकि मनुष्य जीवन में दो चीज़ें हैं, अहंकार का होना आवश्यक है। अहंकार नहीं होगा तो हम कभी यही नहीं समझ पाएंगे मेरी माँ कौन है, मेरे पिता कौन है। ये सब अहंकार के कारण आता है। ठीक, और जैसे ही अहंकार मिट जाता है तो क्या हो जाता है, सब एक जैसे लगने लगते हैं। ठीक, तो ये बहुत ऊंचे ज्ञान की बात है। अभी हम एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से केवल बात करेंगे तो सरल, लेकिन समझाने में ये हमें समझाना पड़ता है। ये हम क्या समझाएंगे, कोई भी समझाएगा। ठीक है, अब क्लियर है थोड़ा? मैम आपने जो समझाया लास्ट लेवल 3 से मैं सिर्फ रीडिंग ही पढ़ते जा रहा हूँ, उसके समझ में ही नहीं आता मेरे को क्या बोलता है ये। लेवल 3 में रीडिंग पढ़ के पास किया अभी मेरे को आया कि अब आपसे पूछो कि क्या है इस चीज करता क्या है ये चीज। तो कुछ समझ आए? परफेक्ट। ठीक, क्योंकि पता है एक बार कॉन्सेप्ट समझ में आ जाता है ना तो सामने से जो गुजरता है उसको देखना अच्छा लगता है। जब कॉन्सेप्ट ही समझ में नहीं आए तो वो सिर दर्द लगता है। ठीक, चलिए नेक्स्ट। और अभी किसी को, और जो जो अब जिसकी जिसकी प्रॉब्लम्स हो वो पूछो हमसे। ठीक, और कोई भी क्लास मिस नहीं करना। ठीक है, क्योंकि अब क्लास डेली, अब कोई बाई चांस में कोई मौसम की प्रॉब्लम वो अलग है, लेकिन उस दिन होमवर्क करके दिखाना हमको। ठीक, चलो और बोलो सब। दिव्या बोलो, सारा कुछ तैयार है? नहीं तो अब हम पूछने जा रहे हैं। दिव्या, कोमल। नहीं मैम, सारा कुछ नहीं है अभी मैम। एक्चुअली में लाइट नहीं आ रही है तो हम सिर्फ देख रहे हैं तो इसलिए मैम कॉपी नहीं खोल पा रहे हैं। तो अनुभव से कोई बात नहीं, फिर अनुभव से गुजरो। ठीक है, तब तक ज्ञान से ना गुजरो। मैम एक बार हल्का सा आनंद मीमांसा के क्या बताइए थोड़ा सा। आनंद मीमांसा में एक, दिव्या आपने भी एक कुछ क्वेश्चन पूछा था हमसे। आनंद मीमांसा क्या बोला था उसके पहले? आनंद मीमांसा में ही एक क्वेश्चन कनेक्ट था, क्योंकि आज हमने अभी कुछ सिलेबस नहीं रखा। जिसके पास सिलेबस हो एक बार देख लो थर्ड लेवल में। मैम थर्ड लेवल में ही था मैम, षट चक्र में शायद था। नहीं, षट चक्र में नहीं था, ये कोश में था। कोश में ठीक। हाँ मैम, लेकिन वहाँ कोश पूरे नहीं दिए गए थे, लेकिन लास्ट में एक लिखा था टॉपिक में आनंद मीमांसा। बस एक और भी, एक वर्ड और भी जुड़ा है अभी इसमें, हमको अभी याद नहीं। जैसे कि मैम हमारा वाला है लेवल 2 वाले में ऐसा, योगा इन कठोपनिषद, प्रश्नोपनिषद, तैत्तिरीयोपनिषद विच स्पेशल एम्फेसिस पंचकोश विवेक एंड आनंद मीमांसा। हमने इतना, हमको ध्यान रह जाता, विवेक जुड़ा हुआ था यहाँ पे। ठीक है, देखो विवेक और आनंद, इसको सब बिल्कुल सीधे होके बैठना। ठीक, क्योंकि ज्ञान, ये जो योग है ना बिल्कुल हम साइंटिफिक तरीके से समझा रहे हैं, इसलिए ध्यान से सुनेंगे तो पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। देखो हमारे कोश कितने होते हैं? 5 कोश होते हैं। ठीक है, किस में, किस उपनिषद में? तैत्तिरीय की ऐत्रेय? किस उपनिषद में है पंचकोश? तैत्तिरीय उपनिषद में। वेरी गुड, तैत्तिरीय उपनिषद में। ठीक, तो 5 जो हमारे कोश हैं, इसका मीन समझते हो? कोश मीन्स होता है खजाना, ट्रेजर। ठीक, तो ये 5 कोश क्या है हमारे शरीर में? ये 5 कोश दिए हुए हैं। कौन कौन से 5 कोश हैं हमारे? पहला हमारा अन्नमय कोश, फिर प्राणमय कोश, फिर मनोमय कोश, फिर विज्ञानमय कोश, नेक्स्ट आनंदमय कोश। सब अपना अपना माइक म्यूट करो, जैसे क्वेश्चन की बारी है तब अपना अपना बोलेंगे। ठीक, ताकि क्लियर हो जाएगी। अब देखते हैं जो 5 हमारे कोश हैं, ये क्या हैं? लेयर्स हैं। एक लेयर के अंदर दूसरी लेयर, दूसरे के अंदर तीसरी, तीसरे के अंदर चौथी, चौथी के अंदर पांचवी, ऐसे लेयर्स हैं यहाँ पर। तो सबसे पहले जो हमारा शरीर दिख रहा है, ये कौन सी लेयर में है? अन्नमय कोश। वेरी गुड, ये हमारा है अन्नमय कोश में। ठीक, फिर सेकंड में अगर वो लेयर हमारी बिल्कुल स्वस्थ है, बिल्कुल ठीक है, सही तरीके से, तो फिर दूसरी लेयर कौन सी हमारी वर्किंग में आएगी? प्राणमय कोश में। ठीक, अच्छा, अन्नमय कोश का कितना प्रभाव प्राणमय कोश पर पड़ता है? अन्नमय कोश का कितना प्रभाव प्राणमय कोश पर पड़ता है? बोलो, अन्नमय कोश का कितना प्रभाव प्राणमय कोश पर पड़ता है?
पूरा ना मैम, पूरा कैसे? क्योंकि अगर क्वेश्चन क्या किया आप? हमने कहा अन्नमय कोश का प्रभाव प्राणमय कोश पर कैसे पड़ता है और कितना पड़ता है? मैम अन्नमय कोश में तो हम लोग आसन क्रिया करते हैं, प्राणमय कोश में हम लोग प्राणायाम करते हैं। तो हम लोग जो ब्रीदिंग लेते हैं वो ब्रीदिंग का जो इफेक्ट हमारे जो नाड़ीज में आता है उसका इफेक्ट हम लोग इसमें महसूस कर सकते हैं। ठीक है, मान लो आपका ब्रीदिंग पैटर्न बहुत अच्छा है, ठीक है, बिल्कुल हेल्दी हो, लेकिन आपको भोजन ना मिले तो प्राण को कितनी ऊर्जा मिलेगी? यही तो बताना, तो क्वेश्चन का आंसर यही तो था। ठीक, प्राण को कितनी ऊर्जा मिलेगी? तो प्राण को ऊर्जित करने के लिए हम भोजन करते हैं। ठीक, और एक जो कॉन्सेप्ट पता नहीं आप लोगों को पता है कि नहीं, एक बार हम रिवीजन में लेते हैं। हम लोग जितना भी भोजन कर लें, ठीक, भोजन जितनी अच्छी क्वालिटी का हो उससे भी अधिक ज़रूरी है कि भोजन की क्वालिटी से भी अधिक भोजन सही तरीके से डाइजेस्ट हुआ हो, और उस डाइजेशन के बाद उससे भी अधिक इम्पॉर्टेंट रखता है कि डाइजेशन के बाद सही समय पर हमारा जो वेस्ट मटेरियल है वो बॉडी से बाहर निकले। यदि वेस्ट मटेरियल बॉडी से बाहर नहीं निकला है तो अच्छे से अच्छा भोजन भी पॉइजन का काम करेगा। ठीक, और कम अच्छा भोजन भी है, बहुत कम अच्छा भोजन भी है, लेकिन वो हमने सही तरीके से खाया है, सही तरीके से पचाया है, और फिर सही समय पर हमारे शरीर से वेस्ट मटेरियल एनएस पार्ट से बाहर निकल गया है, तो समझ लो कि वो भोजन हमारे लिए औषधि का काम करेगा। तो आप किसको प्रायोरिटी दोगे? अच्छे भोजन को जो डाइजेस्ट ना हुआ हो, टाइम से शरीर से बाहर ना निकला हो, कि कम अच्छा भोजन लेकिन सही समय पर डाइजेस्ट हुआ हो और शरीर से बाहर निकला हो? पहले तो इस पर क्लियर हो जाओ कि ये बात समझ आई है। सेकंड वाला मैम। ठीक है, अब नेक्स्ट आते हैं कि कैसे पता चलेगा कि आपने जो भोजन किया है वो सही तरीके से डाइजेस्ट हो रहा है, और डाइजेशन के बाद वो भोजन हमारे शरीर में एनर्जी का काम कर रहा है। क्योंकि बहुत सारी चीज़ों को हम लोग पढ़ते पढ़ते इतना रट गए हैं कि बस पूछा, बस आंसर दे दिया। अगर उसका मैकेनिज्म पूछ लिया जाए तो कुछ है ही नहीं हमारे दिमाग में। भोजन का जो डाइजेशन है वो कैसे हमारे शरीर में प्राण के रूप में काम कर रहा है। सब डॉक्टर बैठे हैं यहाँ पर। मैम शरीर स्वस्थ रहेगा और एक शरीर पे एक चमक और मैकेनिज्म कैसे है काम कर? मैम मैकेनिज्म का जो काम है वो हमारे ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड के थ्रू है। जो हम लोग सांस लेते हैं उसके थ्रू हमारा मेटाबॉलिज्म रेट कितना अच्छा चलता है, एंड बॉडी का इम्यूनिटी पावर क्या रहेगा उसके ऊपर भी डिपेंड करता है हमारा मेटाबॉलिज्म रेट कैसा रहेगा। जैसे लोग बोलते हैं ना स्लीप कि पैटर्न भी मैम। नहीं, जब बोला जाता है कि भोजन करो सही से क्योंकि भोजन से ताकत मिलती है, तो ये भोजन से ताकत मिल कैसे रही है? मैम जब मॉर्निंग में पेट साफ हो जाएगा पूर्ण रूप से, उस भोजन का अच्छे से निष्कासन होगा, तब वो अच्छे से एनर्जी देगा ना। चलो इसको हम एक जिस एग्जाम्पल से बोलेंगे उस एग्जाम्पल को कम से कम अपने लिए मेटाबॉलिज्म रेट के पास एक एग्जाम्पल लिख लो जाके कि कैसे इसको समझाया जाता है। ठीक है, और कैसे समझा जाता है। देखो मान लो भी हम लोग एक हवन कर रहे हैं, सब लोग जानते हो हवन यज्ञ के बारे में, है ना, सभी को हम लोग सनातन संस्कृत में होता है। यज्ञ करने जा रहे हैं और यज्ञ में हम लोग ने मान लो 5 किलो सामग्री ली है, हवन सामग्री अच्छी वाली जैसी भी है, जो जिससे हमें हवन करना है। तो यज्ञ में जो सामग्री है तो वो अगर जले ना यज्ञ में, यज्ञ की अग्नि में, तो जो सामग्री हमने हवन में डाली और वो जले ना, तो हम क्या कहेंगे, यज्ञ अच्छा हुआ कि कम अच्छा हुआ? कम अच्छा हुआ ना मैम। कम अच्छा हुआ। और जो सामग्री यज्ञ में जल नहीं रही है यज्ञ में, तो उसको क्या बोलेंगे? तो वो अधिक रहेगी। मान लो दो, बहुत ध्यान से समझेंगे इस बात को कि हवन कुंड में जो अग्नि प्रज्वलित हो रही है उसमें जो हमने 5 किलो हवन सामग्री है उसको मंत्रों के साथ उसमें जब आहुति दी तो वो इतनी अच्छी अग्नि, 2 कुंड हैं, एक में इतनी अच्छी अग्नि प्रज्वलित हो रही थी कि बस हम हवन सामग्री डाल रहे हैं और जल जा रही है, हवन सामग्री डाल रहे हैं और जल जा रही है।
उसके बाद वातावरण में एक बहुत विशेष तरह की खुशबू आई और जो हवन सामग्री का जो राख है, एसेंस है, वो मुश्किल से 100 से 200 ग्राम का बना। दूसरा जो हवन कुंड है जिसमें अग्नि बहुत धीरे धीरे प्रज्वलित हो रही है, वहाँ पे भी 5 किलो हवन सामग्री रखी है। उससे जब हम मंत्रों के साथ आहुतियाँ डाल रहे हैं तो वो बड़ा धीरे धीरे जल रही है, धुआं बहुत हो रहा है, और वहाँ पर सब कुछ जब यज्ञ कंप्लीट हो गया, वो हवन सामग्री बच गई 2 किलो, मतलब जो राख है। इसमें से कौन सा हवन सही हुआ था? सेकंड वाला मैम। चलो ठीक है, वेरी गुड। सब लोग अपना अपना बताओ कौन सा हवन सही हुआ। मैम जो अच्छी तरह से जल गया और जिसकी लास्ट में जो बचा वो बहुत कम बचा, वो फर्स्ट वाला। सब लोग अपना अपना बताओ जिसको समझ में आया। राज दूसरे वाले में, रिंदी फर्स्ट वाले में, सिमी मैम, दिव्या, कोमल, प्रियंका, सब जिसमें है और पूरी एक मिनट, कोमल बोलो। हम जिसमें रात कम बची। ठीक है, सिमी मैम बोलिए। मैम फर्स्ट वाला जो अच्छे से जल गया। जसप्रीत। अच्छा कोई नहीं, जसप्रीत लगे तो बोलना, नहीं तो कोई बात नहीं। ठीक, चलिए देखो, जिसमें राख कम बची है, तो जो हमने हवन किया था, बिल्कुल इसको साइंटिफिकली समझ लेंगे, जिसमें राख कम बची है वो हवन सही था। ठीक, जिसमें राख अधिक बची है, इसको ऐसे ही समझना, ये भोजन की क्वालिटी पर बात कर रहे हैं हम यहाँ पर, कि भोजन कैसे डाइजेस्ट हो रहा है। ठीक, तो जिसमें राख कम बची है, उसको अगर हम कहें कि हवन हमने किस लिए किया था, तो हवन का पर्पस क्या था? अर्पण। एक पूरा वैज्ञानिक पर्पस बोलो, हवन का पर्पस क्या है? मैम वातावरण की शुद्धि और वन वे आंसर, वातावरण की शुद्धि। वातावरण को एक शुद्ध भोजन देना था। ठीक है, और कहा जाता है हवन से अच्छा वातावरण के शुद्ध भोजन कोई भी नहीं है। तो जैसे हमने वो हवन सामग्री को अग्निकुंड में प्रवाहित, वो आहुतियाँ दी, वो बिल्कुल लास्ट में अच्छे से सारी आहुतियाँ हमारी जो जल में प्रवाहित, उसमें अग्नि में जल भी गई। उसके बाद थोड़ा सा राख का एसेंस बचा, वातावरण पूरा खुशबू से भर गया, या उसकी जो भी एनर्जी थी वातावरण में फैल गई। ऐसे ही जो हम भोजन करते हैं, तो भोजन करने के बाद जितना भी हम भोजन करते हैं, भोजन पच जाता है। पचने के बाद जिस मात्रा में हमने भोजन लिया था, अगर सही डाइजेशन हुआ है, तो उसकी जो चीज़ें हैं वो सही तरीके से हमारे शरीर से बाहर निकलेगी, और उसकी जो एनर्जी, जैसे हवन में एनर्जी वातावरण में फैली थी, वही एनर्जी हमारे शरीर में फैलती है। और जो हमने जैसा लिया था वैसे वेस्ट मटेरियल यूज़ होने के बाद वो हमारे शरीर से बाहर निकल गया। कितने लोगों की बात समझ में? पहले तो हाथ ऊपर करो, क्योंकि अभी हम लोग ये कॉन्सेप्ट ही नहीं पता है हम लोग के। हमें लग रहा है भोजन क्या करता है, जो हमने भोजन लिया है डाइजेशन के बाद वो वेस्ट मटेरियल बाहर निकल जाएगा। तो शरीर में क्या हुआ? हमने तो भोजन लिया, भोजन का वेस्ट मटेरियल बाहर निकल गया, तो भोजन ने हमारे शरीर में कैसे काम किया? एनर्जी के फॉर्म में काम किया, गैसेस के फॉर्म में काम किया। ठीक, जैसे हमने हवन कुंड की बात ली थी कि, और ये काम कैसे कर रहा है कि जितना बढ़िया अग्नि होगी, तो हमारे शरीर में भी तो अग्नि है। अब हमारे शरीर की अग्नि अच्छी होगी तभी तो भोजन उसमें सही तरीके से डाइजेस्ट होगा। अगर हमारे शरीर की अग्नि कम अच्छी होगी तो कौन से हवन कुंड में आएंगे, फर्स्ट वाले में कि दूसरे वाले में? अब सब लोग सही से आंसर दो। अगर फर्स्ट वाले में ना मैम, फर्स्ट वाले में क्वेश्चन सुनेंगे, हमने कहा कि यदि हमारे शरीर की अग्नि अच्छी नहीं है तो कौन से हवन कुंड में आएंगे, फर्स्ट की सेकंड? सेकंड में आएंगे। ठीक है, और हमारे शरीर की अग्नि बिल्कुल अच्छी है, जैसा हमने अच्छे ढंग से खाया, फिर टाइम से पच भी गया, टाइम से शरीर से बाहर भी निकल गया, तो कौन से हवन कुंड में आए? फर्स्ट वाले पे गए। ठीक, तो हमारे शरीर में क्या काम करता है? भोजन की एनर्जी काम करती है, बाकी भोजन हमारे शरीर से
बाहर निकल जाता है वेस्ट मटेरियल के रूप में। तो ये एनर्जी जो काम कर रही है, अब ये एनर्जी किस में कन्वर्ट हो रही, कहाँ ताकत दे रही है, किसको कनेक्ट कर रही है, प्राण तत्व को। ठीक, तो अन्नमय शरीर के लिए अन्न की क्या प्रायोरिटी है जो हमारे प्राण को मजबूत करेगा। ठीक, अब आते हैं प्राण में, देखते हैं प्राण सभी के पास है, प्राण बल। ठीक है, फिर प्राण बल और प्राणायाम में क्या अंतर है। अब सब अपना अपना कैमरा ऑन कर लो, जो कर सकते हैं वो हमें आंसर दो जल्दी से। प्राण बल और प्राणायाम में क्या अंतर है। प्राणायाम करके हम अपनी प्राण शक्ति को बढ़ा सकते हैं। वेरी गुड, कंप्लीट आंसर। ठीक, प्राणायाम करके क्या कर सकते हैं, हम अपने प्राण बल को, प्राण शक्ति को बढ़ा सकते हैं। अब श्वास और प्रश्वास का एक्सचेंज है प्राणायाम। ठीक, अब प्राण में, अब कहते हैं ना कि किसको क्या करना है, प्राण और प्राणायाम में क्या अंतर है। कई बार लोग इतने आराम से धारा प्रवाह बोल रहे थे, प्राण बल और प्राणायाम सब एक हो जाते हैं। देखो, मान लो कि अभी यहाँ जितने लोग बैठे हैं हमारे साथ, आप सब लोगों की बात कर रहे हैं, अब इसमें हम सब लोग बैठे हैं, तो कैसे हम पता करेंगे कि किसका प्राण बल अधिक है, किसका कम है, कैसे पता करेंगे। मैम, जिसका माइंड अच्छे से काम कर रहा हो वो। प्राण बल अधिक है तो व्यक्ति में एक स्थिरता दिखेगी, एक जागरूकता दिखेगी, सजगता दिखेगी, वो जो बोल रहा है, जो कहना चाह रहा है, उसका समझ में आएगा। पहली चीज़ तो ये हो गई। दूसरा क्या है कि कई बार एक एकदम स्वस्थ व्यक्ति है और एक ऐसा व्यक्ति है जिसको बिल्कुल, मतलब वो जीवित है लेकिन उसके अंदर हिलने की भी शक्ति नहीं है, तो प्राण वहाँ है कि नहीं है, कमजोर है। मैम, प्राण है लेकिन प्राण शक्ति का अभाव है। वेरी गुड। जब कोई दो लोग हैं, एक स्वस्थ व्यक्ति है और एक अस्वस्थ जो हिल नहीं पा रहा, और एक बिल्कुल एक्टिव है, तो इसका मतलब प्राण दोनों में है, प्राण दोनों में है, लेकिन जो हिल नहीं पा रहा है उसकी प्राण शक्ति कमज़ोर है, और जो बहुत अच्छा एक्टिवेट होकर सही से काम कर रहा है, एक लक्ष्य को सामने रख के काम कर रहा है, उसका प्राण बल क्या है, मजबूत है। तो हो सकता है कि उसने प्राण बल प्राणायाम से मजबूत किया हो या और अन्य साधन अपनाए हो, लेकिन जिसका प्राण कमज़ोर है उसको हम लोग क्या क्या करेंगे, तो उस जिसका प्राण कमज़ोर है उसका अन्नमय शरीर भी कमज़ोर होगा। ठीक, जब प्राण बहुत कमज़ोर हो जाता है तो इसका मतलब है अन्नमय शरीर जो है वो भी कमज़ोर है वहाँ पर। तो अन्नमय शरीर कब अच्छा होगा, उसका हमने पहले लिया कि अग्नि सही हो, भोजन सही तरीके से खाया जाए, समय पर डाइजेस्ट किया जाए, शरीर से समय से पर निष्कासित किया जाए। मैम, हाँ, इसी संदर्भ में आएगा क्या जठराग्नि प्रदीप्त, इसी में आएगा। ठीक, तो अन्नमय कोश, फिर अन्नमय कोश ठीक होगा तब वो प्राणमय को एनर्जी देगा। फिर प्राणायाम के अन्नमय कोश को अच्छे अन्न से और आसन के माध्यम से अन्नमय कोश को स्ट्रॉन्ग किया जा सकता है। प्राणमय कोश को, प्राण बल को प्राणायाम के द्वारा और अच्छी भोजन की एनर्जी से मजबूत किया जाता है। फिर जो प्राणायाम से प्राण बल हमारा मजबूत हो गया, तो अब थर्ड क्या आएगा कि मनोमय कोश। तो जिसका प्राण बल बहुत मजबूत है, प्राणायाम के द्वारा किया है या अच्छे अन्न को लेकर किया है, तो उसका मन कैसा होगा, वो भी मजबूत होगा, क्योंकि प्राण कमज़ोर होगा तो मन कमज़ोर होगा, मन कमज़ोर है तो प्राण कमज़ोर है। लेकिन अगर दोनों को ठीक करना हो तो पहले किसे ठीक करेंगे, प्राण को कि मन को? प्राण को। वेरी गुड। अगर प्राण बल और मनोबल दोनों में से किसी को ठीक करना हो तो सामान्यतः तो प्राण बल को ठीक करेंगे। होता दोनों इंटरकनेक्टेड है। मनोबल से भी प्राण बल किया जा सकता है, क्योंकि हमने संकल्प लिया कि नहीं हमें अब ठीक होना ही होना है, तो प्राण बल मजबूत हो जाएगा। और या फिर प्राण बल को ही हमने ध्यान में रखा कि हम सही से प्राणायाम करेंगे तो मन मजबूत हो जाएगा। तो दोनों इंटरकनेक्टेड, इसलिए मन को कैसा है, मानसिक स्थिति कैसी है, ये प्राण बल पर डिपेंड करता है। ठीक, तो 3 कोश हो गए हमारे। अब अन्नमय कोश को आसन से और सही भोजन से ठीक किया जा सकता है। प्राण बल को प्राणायाम से सही ठीक किया जा सकता है।
और मनोबल क्या है, जो हमारा वो प्राणायाम जितना अच्छा होगा उतना मनोबल हमारा मजबूत होगा। अब मनोबल में क्या होगा कि मनोबल जब हमारा किसी का मनोबल अच्छा है, मानसिक स्वास्थ्य अच्छा है, तो ये कैसे पता करते हैं, उसकी निर्णय शक्ति अच्छी होगी, उसके जीवन में एक लक्ष्य होगा। किसी का मनोबल कितना मजबूत है ये उसके लक्ष्य पर डिपेंड करता है। तो मनोबल कितना अच्छा है ये कैसे पता चलेगा, क्योंकि उसके जीवन में लक्ष्य होगा और वो अपने लक्ष्य पर चलने के लिए एट एनी हाउ किसी भी स्थिति में तैयार होगा। फिर आते हैं विज्ञान में, जिसकी अभी विवेक में बात कर रहे थे। विवेक का संबंध विज्ञानमय कोश से है। तो जब जिसके जीवन में लक्ष्य होगा वो चौथी स्थिति में पहुंचेगा, विज्ञानमय कोश। विज्ञानमय कोश में विवेक का जागरण हो जाता है। इसका मतलब है, देखो बुद्धि और मन तो सबके पास है, विवेक किसे बोलते हैं, कभी सुना है ना, ये बहुत विवेकपूर्ण व्यक्ति है। ठीक, एक रामायण में हम लोग वो रामचरितमानस चौपाई सुनते हैं ना, बिन विवेक सत्संग न होई, राम कृपा बिन सुलभ न सोई। इसका मतलब विवेक एक ऐसी स्थिति है जो बड़ी कृपा और आशीर्वाद से जगती है या काम करती है। तो विवेक का संबंध है विज्ञानमय कोश, और विज्ञानमय कोश किसे बोल रहे हैं, पिट्यूटरी ग्लैंड के पास कनेक्ट कर रहे हैं, आज्ञा चक्र से। तो विज्ञानमय कोश क्या है कि विज्ञानमय कोश में विवेक का जागृत होता है, और जहाँ विवेक का जागरण होता है वहाँ हम सही और गलत के निर्णय को बिल्कुल क्लियर समझ पाते हैं, और हम अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए वन वे चल देते हैं, एक डायरेक्शन में चलते हैं। अब हम ये नहीं सोचेंगे कि हमें बहुत अपमान मिल रहा है, तकलीफ मिल रही है, क्या डिसाइड किया है, लक्ष्य को प्राप्त करना है। ये विवेक जागरण में काम हो रहा है। तो जितने भी सत्संग, श्रेष्ठ लोगों का संग, श्रेष्ठ ग्रंथों का संग, आत्मसंतोष की भावना, समर्पण की भावना, जितनी श्रेष्ठतम जो हमारे जीवन को आगे बढ़ाने वाले जितने भी सिद्धांत हैं वो सब विज्ञानमय कोश में काम करते हैं। ठीक, विवेक में काम करते हैं। विवेक का संबंध विज्ञानमय कोश से है। इसके बाद आते हैं कि जब मनुष्य के जीवन का हमने लक्ष्य सही प्राप्त करने के लिए हम पूरी तरीके से तत्पर हो गए, तो अब एट लास्ट क्या होगा, लक्ष्य को प्राप्त करेंगे। तो लक्ष्य को प्राप्त करने वाली स्थिति का नाम है आनंद मीमांसा या आनंदमय कोश। ठीक, मीमांसा का अर्थ होता है खोज करना। तो खोज किसकी की है हमने आनंदमय कोश में, परमात्मा की है, अपने मोक्ष की है। क्लियर सिमी जी? ठीक है। और अभी किसी का और कोई क्वेश्चन हो, जहाँ कहीं कुछ ऐसी प्रॉब्लम आ रही है वो जस्ट पूछ लीजिए, क्योंकि अब इस बार पास होना सबके लिए आवश्यक हो गया है। और तैयारी इतनी बढ़िया करना, क्योंकि हम अब बस कल सबके लिए बता रहे हैं, कल और परसों हम जो क्लास लेंगे, परसों तो लेंगे 7:30 के बाद लेंगे और कल लेंगे 7 बजे ही। तो कल सभी लोग पूरी तरीके से अपनी मैट रेडी करके बैठना है। ठीक, मैट में बैठना। तो कल हम जो जो क्वेश्चन पूछते जाएंगे वो थ्योरेटिकल भी होंगे, प्रैक्टिकल भी होंगे, तो वहीं रिस्पॉन्ड करते जाना होगा। ठीक, चलिए अब ये प्रैक्टिकल वाला पार्ट परसों तरसों हो सकता है, वो भी हो कल सकता थोड़ा है। प्रॉब्लम, कल फ्री हो जाएंगे परसों नहीं, कल हमको जो चीज़ें आपकी थ्योरी वाली चीज़ें हैं और वो हमें प्रैक्टिकल से कनेक्ट करनी है, तो मैट लेकर बैठोगे तो वहीं हम आपको समझाते जाएंगे। ठीक है, पेन पेपर भी रख लेना। और अगर मान लो जैसे हमने सूर्य नमस्कार बोला, उसमें कुछ हमें पढ़ाने का भी है, बताने का भी, तो वो वहीं करेक्ट कर लेना आप सब। ठीक है, बाकी जो प्रॉपर प्रैक्टिकल है वो उस दिन कराएंगे, क्योंकि अब हमें सारी चीज़ें लेनी, फिर उसके बाद मंडे से मॉक टेस्ट कराने हैं। ठीक है, चलो अब आते नेक्स्ट। किसी का कोई क्वेश्चन? हाँ बोलिए दीदी। अच्छा प्रियंका का भी बोलो कि अगर विज्ञानमय कोश अगर बिगड़ रहा है तो उसको कैसे ठीक किया जा सकता है? विज्ञानमय कोश में तो ये समझ लो बिल्कुल एक वन वे आंसर दे दें तो वहाँ सदगुरु या गुरु जी का होना आवश्यक है, तभी वो कोश हमारा काम करता है, वरना इतना आसान नहीं है। यहाँ वो लोग चाहिए जो अपनी विषम से विषम परिस्थितियों में भी अपने लक्ष्य के लिए बिल्कुल तत्पर हो। वो ना हो जैसे अभी सामान्य जीवन में क्या होता है, थोड़ी सी समस्या आई हम हट जाते हैं, फिर पीछे आ जाते हैं। ठीक है, दुखी होना सुखी होना एक अलग मैटर है, अपने लक्ष्य पर चलते रहना ये दूसरा मैटर है।
तो लक्ष्य पर काम करना ये विवेक जागरण का काम है और यहाँ पर श्रेष्ठ संत महापुरुषों सद्गुरुओं की आवश्यकता पड़ती है। मैम मनोमय कोश तो बस प्राणमय जितना आपका विकसित है तो मनोमय कोश में आप लक्ष्य निर्धारित कर लेंगे और लक्ष्य निर्धारण का मतलब ये है कि सही समय पर सही डिसीजन ले पाना, ये काम मनोमय कोश में हो जाएगा। ठीक, अब देखो अन्नमय कोश यदि हमारा डिस्टर्ब होगा तो कौन सी डिजीज डेवलप हो सकती है, बिल्कुल अवेकनिंग पोजीशन में आंसर देना। अन्नमय कोश डिस्टर्ब होगा तो किस तरह की डिजीज डेवलप होंगी? कॉन्स्टिपेशन मैम। वेरी गुड। और मोटापा, पाइल्स। वेरी गुड। ठीक है, ये सब कहाँ जा रही है? अन्नमय कोश में जा रही है। ठीक है, और शरीर में कोई स्किन डिजीज हो जाना, ये सब अन्नमय कोश में जा रही है। अब आते हैं प्राणमय कोश में कौन कौन से डिजीज होने के चांसेस है? रेस्पिरेशन से प्रॉब्लम जो रिलेटेड है, अस्थमा, दमा है, और जितना साइनोसाइटिस से रिलेटेड प्रॉब्लम है, एलर्जी वाली प्रॉब्लम्स है, सब वहाँ हो गई। और प्राणमय कोश ठीक काम नहीं करे तो और क्या क्या हो सकता है? इम्यूनिटी डाउन हो जाएगी। ठीक, इम्यूनिटी भी यहीं पर काम कर रही है। ठीक है, वो भी यही है। इसके बाद आते हैं मनोमय कोश डिस्टर्ब होगा तो कौन कौन सी समस्याएं आ सकती हैं? मेंटल डिजीज। वेरी गुड। जितने मेंटल हेल्थ इश्यूज हैं, स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन, सिजोफ्रेनिक, ठीक है, जितने भी ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर्स, ठीक है, और क्या बोलते हैं इसमें जो स्ट्रेस है, फोबिया, ठीक है, वो सब इसी में चले, ट्रॉमा, सारे किस में जाएंगे? मेंटल हेल्थ में जाएंगे। फिर जब विवेक जो विज्ञान में कोई डिस्टर्ब होगा तो कौन कौन सी समस्याएं आएंगी? यहाँ इसमें तो मैम बहुत कुछ गड़बड़ होगा जब विवेक ही नहीं है तो। नहीं, यहाँ विवेक मनोमय कोश से ऊपर निकल गए हैं। ओह अच्छा। मनोमय कोश से ऊपर की स्थिति में है। कौन कौन सी डिजीज हो सकती है? वो सोशल लाइफ वो खत्म हो जाएगी और सामने ना जैसे इंसान के विवेक का काम होता है, सिर्फ वो किसी इंसान के साथ में, वातावरण के साथ में, किसी के साथ में हो, तो अगर विज्ञान में कोश अगर गड़बड़ है तो ये सब चीजें खराब हो जाएंगी। और फिर अन्न प्राण और मन में भी खराबी है क्योंकि विवेक ही काम नहीं कर रहा है। तो पहली बात तो ये समझ लो कि विवेक का मतलब है कि हम नीचे से 3 लेयर आगे निकल गए। समझ आ रहे क्वेश्चन का आंसर? ठीक है, यहाँ पर समस्याएं उत्पन्न होगी, आध्यात्मिक समस्याएं उत्पन्न होगी। ठीक है, यहाँ पर कैसी समस्याएं उत्पन्न होगी? कोमल कुछ कह रहे थे? हेलो कोमल, बोलो। हम अपनी क्षमता को नहीं पहचानेंगे। देखो, जब विज्ञानमय कोश विवेक की बात करेंगे तो यहाँ पर क्या है? यहाँ आध्यात्मिक समस्याएं उत्पन्न होंगी। जैसे मान लो कि पता ही नहीं चलेगा कि क्रोध आने से हमारा क्या नुकसान हुआ, क्योंकि जब विवेक जागृत होता है तब पता चलता है कि क्रोध आने से हमारा क्या नुकसान हुआ है। अगर मैं छोटी सी भी चीज़ों का लोभ किया तो उसका क्या नुकसान होता है। ठीक है, तो विवेक वाली जब चीज़ें आती हैं तब हम आध्यात्मिक समस्याओं से गुजरते हैं, जिसका नाम है दुख, दौर्मनस्य। ये सारी समस्याएं विवेक जहाँ काम कर रहा है वहाँ पर अगर हमने किसी के मार्गदर्शन में चीज़ों को ठीक ढंग से सामना नहीं किया या ठीक ढंग से उन्हें नहीं समझा तो यहाँ समस्याएं आती हैं, आध्यात्मिक समस्याएं। ठीक, काम, क्रोध, लोभ, मोह, राग, द्वेष, ईर्ष्या, घृणा, ये सब फिर यहाँ काम कर जाएंगे। तो यहाँ हमें सब नहीं होंगी पर कुछ होंगी, क्योंकि विवेक जागरण की तरफ है तो सारी समस्याएं नहीं होंगी, कुछ समस्याएं होंगी। लेकिन वो समस्याओं पर हमें जल्दी से कमांड चाहिए, उसके लिए हमें संत महापुरुष श्रेष्ठ संतों सदग्रंथों का सहारा लेना पड़ता है और मंत्रों का। फिर आनंदमय कोश है तो आनंदमय कोश और आगे की स्थिति है तो यहाँ है समापन। और कोई भी मनुष्य को जब तक उसे
मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती, आनंदमय कोश को उपलब्ध नहीं होता है, तब तक उसे कभी भी पूर्ण आत्मविश्रांति, आत्मसंतुष्टि नहीं मिलती है। ये है आनंदमय कोश की उपलब्धि ना होने पर होने वाले समस्या। अब हम किसको किसको समझें कि पंचकोश के बारे में जो अभी बात की है वो 5% समझ में आई है। जिनको 5% भी आ गई बस हम समझ लेंगे हमने फीस सबकी वापस कर दी, ठीक, बस 5 ही में वापस हो गई। ठीक है, प्रियंका आ गई बात समझ में, दिव्या को भी आ गई, सिमी मैम नहीं आई बात समझ में, राज आ गई, ठीक है, राज का नहीं पता राज को आई कि नहीं है। चलिए ठीक है, यस मैम आ गया आ गया तो बस ठीक है, क्योंकि हमको ये भी है ना कि हमारी फ़ीस भी वापस होती जाए, तो अब हमारी फ़ीस वापस हो गई सबकी, ठीक है मतलब पूरी हो गई जितने लोगों ने पढ़ा लिखा, ठीक है। चलिए अब आज अपने मन से ऑनेस्टी से बोलो किसका कितने % सिलेबस रेडी है, 50%, 80%, 60% बोलो। अब कोमल इस बार अगर पास होना इतना आवश्यक है नहीं, हम अपने घर ही बुला लेंगे, ठीक है, बहुत काम है हमारे पास, ठीक, तो इसलिए पास होना बिल्कुल एड़ी चोटी लगा देना, केवल 4 नंबर कम रह गए थे, इसलिए पूरा मन से रिवीजन करो, निकालो, इसके बाद अपना काम शुरू करो, ठीक है, पूरे मन से पूरा। और पता है इस समय ये नहीं सोचना ये काम कर ले, इस समय प्रायोरिटी देना कि जितने काम मेरे हैं वो हम एग्ज़ाम के बाद कर लेंगे, ठीक। कोई भी जहाँ कहीं जो काम कर रही हो उनको भी कुछ बता देना कि मेरा एग्ज़ाम है, इस काम को वहाँ पर जैसे एग्ज़ाम के जस्ट बाद पूरा कंप्लीट कर देंगे, ठीक। केवल आपको 2 ही चीज़ करनी है, एग्ज़ाम पास करना। हाँ, 1 मिनट कौन, हम ऑफ करें तब बोलो, बोलो कुमार। यस मैम, मैम 50% तो कंप्लीट है, 50% अभी बाकी है मैम, थ्योरी थोड़ी सी डिफिकल्ट हो रही है, बाकी प्रैक्टिकल तो मैम ठीक है। प्रैक्टिकल देने नहीं है हाँ, प्रैक्टिकली आपका सिमी का तो सबसे आना है, प्रैक्टिकल देनी ही नहीं, रेणु दीदी को देना दोनों। रेणु दीदी इस समय अपना बिल्कुल पूरा सारा ध्यान अपना प्रैक्टिकल, अपनी क्लास, और आप करेंगे, आप निकाल ले जाएंगे, ठीक है, ये हमको पता है, इसमें आपका ज़्यादा कुछ कहीं हमें प्रॉब्लम दिख नहीं रही है, ठीक है, तो पूरे मन से करिए और निकाल ले जाइए। चलिए अब आते हैं नेक्स्ट, सबका हो गया बस, अब हम शांति पाठ करेंगे। कल हम उम्मीद करेंगे जिनका प्रैक्टिकल है वो प्रैक्टिकल को भी पूरा कंप्लीट करके बैठेंगे, और सिलेबस को जितने बार 5-5 बार रिवीजन करो एक दिन में, ठीक है। अभी मॉक टेस्ट लेंगे, बस संडे तक पूरा कंप्लीट कर देंगे, उसके बाद फिर मॉक टेस्ट पर आ जाएंगे, ठीक है। चलिए सब शांति पाठ के लिए बैठेंगे। दीदी यूनिट 3 का भी रिवीजन करना है। आप पहले ये कर लो, फिर यूनिट 3 का कल से स्टार्ट करो, ठीक है। और उसमें पढ़ के रखना, जितने क्वेश्चन दिमाग में हो लिख लेना, सारे यहीं पूछ लेना, स्क्रीन भी हम शेयर कर देंगे, ठीक है। कल हम लैपटॉप के साथ स्क्रीन शेयर कर देंगे यूनिट 3 में, क्योंकि एनाटॉमी फिजियोलॉजी है वहाँ पर, ठीक है। चलिए शांति 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 सर्वारिष्ठेषु शान्तिर्भवतु। Now rub your palms, touch your eyes, then open your eyes. चलिए सबको प्रणाम, शुभ रात्रि। प्रणाम। हाँ प्रणाम।